नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन की इस अवधि में हम ऑनलाइन अनुवाद के अपने 27वें सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस अनुवाद सत्र में द हिंदू के संपादकीय के कुछ अंशों का अनुवाद और उसके वाक्यों की विवेचना हम करेंगे यहाँ। देखिए, सबसे पहला जो हमें उसका हेडिंग मिला था, मूल शीर्षक है, वो ब्लेम गेम से शुरू किया था। ब्लेम गेम ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स एंटी चाइना रियोट्रिक ओवर कोविड-19। अब ये जो ब्लेम गेम है, इसका मतलब क्या होता है? ब्लेम गेम का मतलब दोषारोपण। चूँकि अखबारी भाषा इसलिए हमने का खेल लगा दिया, अन्यथा सिर्फ दोषारोपण लिखना भी यहाँ उपयुक्त होता है। उसके बाद एंटी चाइना का चीन विरोधी, और रियोट्रिक जो शब्द है इसका मतलब होता है बयानबाजी। अब हम आगे देखते हैं। रियोट्रिक का सिनोनिम्स होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल, बोल से ही आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बोलने वाली बात आती है या बड़बोलापन होगा। और इसका एंटोनिम होता है क्वाइट। क्वाइट मतलब एकदम शांत। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। ब्लेम गेम का हमने कहा दोषारोपण का खेल। उसके बाद आता है ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स एंटी चाइना रियोट्रिक ओवर कोविड-19। हम प्रश्न करेंगे कि किस बात पर, तो जवाब मिलता है कोविड-19। तो कोविड-19 को हम सबसे आगे रखते हैं कर्ता के रूप में, इस वाक्य में मानते हुए उसको आगे रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग की भूल हुई है। कोविड-19 10 लिखा गया है। कोविड-19 पर उसके बाद किसके बयान? तो डोनाल्ड ट्रंप के। तो हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कि चीन विरोधी बयानबाजी पर। पूरे वाक्य का अगर हम अनुवाद देखेंगे फिर से, तो दोषारोपण का खेल कोविड-19 पर डोनाल्ड ट्रंप के चीन विरोधी बयानबाजी पर, ये इसका हेडिंग था, अर्थात इस संपादकीय का शीर्षक था। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। अगले वाक्य में लिखा है द वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी इन डीलिंग विद द पैंडेमिक। बहुत अच्छा वाक्य है। द वर्ल्ड नीड्स मतलब विश्व को किसकी आवश्यकता है? मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी। आप देखिए, जब आप अनुवाद करना शुरू करते हैं तो आप क्या, कौन और कैसे, इन 3 प्रश्नों से आधी समस्या हल कर सकते हैं और उसके अनुसार आप हिंदी में वाक्य संरचना करना शुरू कर सकते हैं। अब कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहकारिता या सहभागिता, यह संज्ञा है। इसी तरह से एनिमोसिटी, एनोमेलीज जो शब्द होता है उसी से मिलता जुलता है। एनिमोसिटी एनिमिटी से भी आ सकता है, तो इसे विद्वेष कहा जाता है, यह भी संज्ञा है। और पैंडेमिक वैश्विक महामारी, इसके लिए गूगल पे जो आप सर्च करेंगे तो विश्वमारी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है विश्वमारी सटीक शब्द नहीं होगा, महामारी ही सटीक शब्द होगा। और पैंडेमिक अर्थात पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो वैश्विक महामारी का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब देखिए, एनिमोसिटी का सिनोनिम्स होता है बिटरनेस और एंटोनिम्स होता है इसका काइंडनेस। कोऑपरेशन का कोलाबोरेशन है और पार्टिसिपेशन है। इसका एंटोनिम्स होगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्री मतलब जहाँ राजी न हो लोग या एक दूसरे के मत विरोध हो। अब इसके अनुवाद की तरफ बढ़ें। द वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी इन डीलिंग विद द पैंडेमिक। अब देखिए, इस वाक्य के अंशों को मैं तोड़ तोड़ करके सजा दिया हूँ। अगर आप अनुवाद करने जाते हैं और इस तरह से वाक्य के अंशों को आप सजा लेते हैं, अर्थात समझ जाते हैं, तो आपका अनुवाद कितना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम पूछते हैं कि किसके लिए उनको चाहिए मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी, किसके लिए चाहिए? तो पैंडेमिक के लिए चाहिए, तो मैंने पैंडेमिक आगे लिखा है। उसके बाद विथ भी साथ में आएगा। उसके बाद पैंडेमिक के लिए क्या चाहिए? तो डीलिंग इन आ गया। डीलिंग के साथ हमेशा इन लगाया जाता है। उसके बाद क्या? तो द वर्ल्ड। उसके बाद अगला शब्द मैंने लिखा है मोर कोऑपरेशन और लेस एनिमोसिटी। वाक्य को इस तरह से जब मैंने विखंडित कर दिया, ये मैंने जो वाक्य का विखंडन किया है वह हिंदी के प्रारूप के अनुसार किया है। हिंदी में जैसे कर्ता आता है, फिर कर्ता के बाद कर्म और क्रिया, उस तरह से हमने इसको सजाने का प्रयास किया है। अब इसका अनुवाद हम देखेंगे तो इसका अनुवाद निकल करके आता है। पैंडेमिक को हमने वैश्विक महामारी लिखा, विथ का से लिखा, डीलिंग के लिए 3 शब्द आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, मुकाबला, लड़ाई या निपटने, इनका में,
उसके बाद द वर्ल्ड विश्व, उसके बाद को विश्व को हो गया मोर कोऑपरेशन अधिक समन्वय, और क्या साथ में लेस एनिमोसिटी और कम विद्वेष की आवश्यकता है। इस तरह से इस वाक्य का आप अनुवाद कर सकते हैं। अब इस वाक्य को और परिष्कृत ढंग से यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वैश्विक महामारी से निपटने में विश्व को विद्वेष की अपेक्षा अधिक सहभागिता की आवश्यकता है। चूँकि वाक्य को आसान हम कर रहे हैं, इसके पहले वाला वाक्य देखिए, अगर शब्दानुवाद को हम देखते हुए चलते हैं तो उसके अनुसार वाक्य संरचना तो हो गई है पर वाक्य में सुंदरता नहीं आई है। अनुवाद में संरचना और सुंदरता दोनों आवश्यक है ताकि आप जो अनुदित अंश दे रहे हैं वह पाठकों को पसंद आए और पाठक आसानी से समझ पाएँ। अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाक्य है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिसेंट अटैक ऑन चाइना। किसका अटैक? तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स का। क्या? ऑन चाइना ओवर द कोरोना वायरस आउटब्रेक। किस बात पर? तो कोरोना वायरस आउटब्रेक पर रिस्क फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ ऑलरेडी स्ट्रेन्ड टाइज। क्या? स्ट्रेन्ड टाइज होता है मतलब उनके आपस के जो संबंध हैं पहले से ही खराब चल रहे हैं, उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? अर्थात खतरा है फर्दर डिटेरियोरेशन, आगे इसमें खराबी आ सकती है बिटवीन द टू कंट्री। किस में? दोनों देशों में। एट ए टाइम, कब? ऐसे समय में व्हेन, जब द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन प्रिकैरियस सिचुएशन, अर्थात ग्लोबल इकोनॉमी को, वैश्विक इकोनॉमी के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था हम लिखेंगे, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था इज इन ए प्रिकैरियस सिचुएशन। किस सिचुएशन में? प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का अर्थ अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब अलग अलग शब्दों को हम विवेचना करके देखते हैं। डिटेरियोरेशन जो है उसका शाब्दिक अर्थ आएगा अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है उत्कर्ष का ये विलोम है अपकर्ष, अर्थात उत्कर्ष ऊंचाई पर है, अपकर्ष गिरावट पर है। यहाँ खराब होना का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलरेडी अर्थात पहले से। स्ट्रेंड को तनावपूर्ण लिखा जाता है। और टाई, ये गर्दन में बांधने वाली टाई नहीं है, टाइज का मतलब यहाँ संबंध से है। ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का अनिश्चित होगा, और सिचुएशन परिस्थिति। अब चलिए, चूँकि एक बार आपको शब्द का अर्थ पता चल गया तो अब हम इसके अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको फिर से सजाते हैं हिंदी की प्रकृति के अनुसार। जब हम इस वाक्य को सजा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका अनुवाद आसान हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, पहले मैंने सजाया एट ए टाइम व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन प्रिकैरियस सिचुएशन। ये पूरे वाक्य को हमने अलग ले लिया है, अर्थात एट ए टाइम, ऐसे समय में, व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ प्रिकैरियस सिचुएशन। क्या हो रहा है? कोरोना वायरस आउटब्रेक। फिर उसके बाद ओवर हमने लगाया। चूँकि हिंदी की प्रकृति में ना जो भी इसमें कारक प्रयोग होता है तो कारक क्या होता है, और कई बार संज्ञा शब्द के बाद प्रयोग होता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, तो यहाँ हम हिंदी के अनुसार इसको लगाते चले गए हैं। ओवर चाइना ऑन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिसेंट अटैक। उसके बाद फिर हमने वाक्य का टुकड़ा लिया बिटवीन द टू कंट्रीज़। उसके बाद फिर हमने लिया ऑलरेडी स्ट्रेन्ड टाइज। उसके बाद फिर हमने लिया द रिस्क फर्दर डिटेरियोरेशन। इस तरह से जो मैंने आपको वाक्य की संरचना बताई है, अगर आप हर शब्द को सिर्फ हिंदी में लिखते चले जाते हैं तो आपका अनुवाद बड़े आसानी से हो जाएगा। और यही चीज़ आपको इसमें सीखना है कि आप जब एक अंग्रेजी के दिए हुए वाक्य को हिंदी के प्रकृति के अनुसार तोड़ देते हैं, हर शब्द को तोड़ करके और सजा देते हैं, सजाने के बाद आप देखेंगे कि आप जब उसको फिर से हिंदी में अनुदित करके लिखने का प्रयास करते हैं तो आपका यह प्रयास सफल होता है और आपका अनुवाद भी अच्छा होता है। अब देखिए, इसका मैंने अनुवाद किया है, ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता की स्थिति में है। ये हो गया इस पहले वाक्य का, एट ए टाइम व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन प्रिकैरियस सिचुएशन। अब इसके बाद देखिए, कोरोना विषाणु के प्रकोप में, मैंने यहाँ लिखा था कोरोना वायरस आउटब्रेक। उसके बाद ओवर चाइना में चीन पर क्या, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही के हमले से। हमले मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अटैक्स को हमने शाब्दिक हमला या फिर मुँहजबानी हमला का नाम दिया है। हमले से क्या हुआ है?
दो देशों या फिर दोनों देशों आप लिख सकते हैं, दोनों देशों के संबंधों के बीच पहले से चल रहे तनावपूर्ण संबंधों में और भी अपकर्ष या गिरावट होने का खतरा है। अब देखिए, ये मैंने शाब्दिक रूप में लिया है। अब इसको आप फिर से एक बार इस वाक्य की सजावट करेंगे तो इसमें कुछ शब्द फिर से अलग होंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 बार संबंधों का प्रयोग किया है, 2 बार संबंधों को हटा करके आप एक बार संबंध का प्रयोग करेंगे और अपकर्ष या गिरावट में जो सबसे अधिक आपको अच्छा लगे आप उसको लेते हुए इस वाक्य को अपने अनुसार सजा लेंगे। अब हम अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य कहता है मिस्टर ट्रम्प अंडर फायर एट होम। अब इस फायर को आप आग मत समझिएगा, ठीक है। चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एट होम ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक। किस पे? पैंडेमिक को हैंडल करने में। हैंडल करने का मतलब कई जगह रख रखाव आता है, कई जगह देख रेख आता है। यहाँ हम निपटान लिख रहे हैं क्योंकि इस वैश्विक महामारी से लड़ने का प्रयोग किया जा रहा है या लोग लड़ने के क्रम में आगे आ रहे हैं, तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसका एक एक शब्द की हिंदी देख लेते हैं। अंडर फायर का मतलब हो गया कड़ी आलोचना। फायर का मतलब हम यहाँ कड़ी आलोचना लिखेंगे और अंडर अलग शब्द है, अंडर को कड़ी आलोचना हो रही है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। अगले वाक्य में देखिएगा, एट होम कहाँ? देश में। होम का मतलब घर हो गया, गृह हो गया। चूँकि एक देश का राष्ट्रपति है तो उसके घर में तो उसकी आलोचना नहीं हो रही। घर का मतलब उसकी पत्नी, उसके बच्चे तो उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसके देश के लोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ होम को देश के रूप में लिखेंगे। और हैंडलिंग का हम निपटान लिखते हैं, कुछ लोग लड़ने में भी लिखेंगे। और अकाउंटेबल का अर्थ होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी मतलब जिनको उत्तर देना पड़ेगा इस संबंध में, ठीक है। अब हम इस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक शब्द अगर आप अंग्रेजी का कोई एक शब्द लेते हैं तो उस शब्द का शब्दकोश में विभिन्न अर्थ मिलेगा। आपको उन शब्दों को सही प्रारूप में, अर्थात हिंदी जब हम अनुवाद करेंगे तो वाक्य की संरचना, वाक्य का विषय और वाक्य के माहौल के अनुसार उस शब्द का, अर्थात उस शब्द का जो सही उपयुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी हो उसका हम प्रयोग करेंगे। अब जैसे फायर का मतलब आग होता है, लेकिन आग का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आलोचना का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद इसका जैसे मैंने आपको बताया, होम का मतलब घर होता है, गृह होता है, लेकिन हम यहाँ देश का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अनुवाद में शब्द का प्रयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आपका अनुवाद कभी अच्छा नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य का अनुवाद हम देखते हैं। मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर चूँकि अंग्रेजी में बोला जाता है, अब अधिकांश जगह आप देखेंगे कि हिंदी का जो अनुवाद लोग करते हैं उसमें अंग्रेजी की प्रकृति भी झलकती है, अर्थात अंग्रेजी का साया भी उसमें झलकता है। जबकि असली अनुवाद में कहा जाता है कि आप जो अनुवाद करेंगे, आपके अनुदित अंश में आपके मूल पाठ के भाषा की छाया न झलके, तभी आपका अनुवाद बेहतर और सही माना जाता है। अब भारत में देखिए, चूँकि अंग्रेजी परंपरा ने सबको मिस्टर कहना प्रारंभ किया, पर यहाँ पुरुष को श्री और महिला को श्रीमती या फिर श्रीमान और श्रीमती कहा जाता है। उसके अनुसार आपको यहाँ श्री का प्रयोग करना चाहिए। पर कुछ अतिवादी लोग होंगे जो, मान लीजिए हमारे में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो मिस्टर को मिस्टर के रूप में ही प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ दे दिया है, दोनों विकल्प है कि आप मिस्टर लिख लें या फिर श्री लिख लें। उसके बाद उनका नाम है ट्रम्प, ये संबोधन कारक है। संबोधन अर्थात किसी के नाम का संबोधन करते हैं तो उसके पहले जो कारक चिन्ह प्रयोग होता है वह संबोधन है। तो श्री ट्रम्प हो गया। अंडर फायर एट होम ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक, तो कॉमा है, जो कॉमा है तो हम कॉमा से इस वाक्य को शुरू कर सकते थे, पर फिर वही अंग्रेजी का साया इस पर मंडराता दिखेगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कॉमा, अर्थात वहाँ हु छुपा हुआ है, तो हु को हम बाहर निकालेंगे छुपे हुए शब्द को, और उसके लिए जो का प्रयोग करेंगे, जो इस वैश्विक महामारी से निपटने में पहले ही देश में कड़ी आलोचना झेल रहे हैं। देश में उनकी आलोचना हो रही है, अंडर फायर का यहाँ यह अर्थ होगा। तो उसके बाद
कॉमा, उसके बाद अगले वाक्य का हम अनुवाद करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जहाँ बड़े वाक्य रहते हैं वहाँ कॉमा वगैरह जहाँ होता है वहाँ से हम वाक्य को अलग करके और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और फिर से उसको सजाते हैं। अनुवाद का सबसे अच्छा नियम यही है कि जब भी बड़े वाक्य मिलें आप उसमें देखिए कंजंक्शन कहाँ लगा है, कहाँ अर्ध विराम है, कहाँ अन्य विराम है, तो उसके अनुसार वाक्य के टुकड़े करके आप उसको सजा के उस अंश का अनुवाद करिए और उस अनुवाद को प्रस्तुत करते समय आप सारे वाक्य को उसी तरह से कॉमा और बाकी चीज़ों से मेल खाते हुए जोड़ करके पूर्ण बड़ा वाक्य बना सकते हैं और उसमें फिर आपका अनुवाद सही हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा के स्थान पर हमने कॉमा लिया है, अल्प विराम जिसको कहते हैं हिंदी में। संक्रमण के प्रसार के लिए, संक्रमण के प्रसार के लिए इन्फेक्शन स्प्रेड जो यहाँ प्रयोग हुआ है उसके लिए हमने लिया है संक्रमण के प्रसार के लिए क्या चीन को उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं। अर्थात आप देखिएगा संदर्भ भी यही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कई बार कह चुके हैं कि चीन से ही इस विषाणु का प्रसार प्रारंभ हुआ और उसी के संदर्भ में यह संपादकीय